साहब का और हमारे अनुभवी दोस्त डायरेक्टर अली मुर्तजा साहब का, और स्पेशल थैंक्स उन लोगों के लिए जो मंच पे उपस्थित अनुभवी व्यक्ति इस क्षेत्र से आए हैं, और उन सारे पेरेंट्स का जो ऑलरेडी किसी बच्चे के दादा हैं, दादी हैं, माँ है, बाप। मैं सभी का साइमा इंटरनेशनल स्कूल के मैनेजमेंट की ओर से शुक्रिया अदा करता हूँ, और स्पेशल थैंक्स उनको बोलूंगा जो मुझे आमंत्रित किया, मुझे बुलाया, और हमने सोचा कि अपना अनुभव भी शेयर किया जाए। हालांकि हम बराबर इस क्षेत्र में आते जाते रहे, लेकिन एजुकेशन से रिलेटेड बोलने का मौका मिला और आप लोगों ने समझ लिया। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि स्कूल जो होता है, शिक्षक जो होता है, वो अंधेरे में रोशनी के मालिक होता है। जिस तरीके से आप अंधेरे में चल नहीं सकते, लड़खड़ाएंगे, उस तरीके से जिंदगी में विदाउट एजुकेशन आप किसी भी जगह पे कामयाब नहीं हो सकते। पहला, कुरान की आयत इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़। मेरा एक सवाल है कि अल्लाह जो परमेश्वर है, जो ईश्वर है, जो मालिक है, कुल कायनात का मालिक है, हर चीज पे कादिर है। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, मैं हर चीज पे कादिर हूं, हर चीज पे कादिर हूं, कुछ भी कर सकता हूं। तो कुरान डायरेक्ट नबी को उतार देता, कुछ और अल्फाज से स्टार्ट करता, लेकिन अल्लाह को यह बेशक मालूम है कि इंसान को मुझे समझने के लिए, मेरी बनाई हुई चीजों को समझने के लिए उसे इल्म की जरूरत हो। विदाउट एजुकेशन यू कैन नेवर अंडरस्टैंड। बिना पढ़े हुए आप कोई चीज को नहीं समझ। एजुकेशन किसी भी कामयाबी का पहला सीढ़ी। अगर आप एजुकेशन में, कोई लोग बोलते हैं कि भाई पढ़ा लिखा नौकरी नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, नौकरी डजंट मैटर। नौकरी हो जाना ही अगर कामयाबी है, तो भैया सेवा कौन करता? अभी जितने लोग यहां बैठे सब लोग क्या सब सरकारी नौकरी वाले हैं? आपको बताने वाले हैं, जो लोग भी आपको बता रहे हैं अपना अनुभव, अपने नॉलेज के हिसाब से आपको मोटिवेट करें। तो एजुकेशन जो है वो कामयाबी की पहली सीढ़ी। रही बात मेरी, तो मैं सन 2014 में दिल्ली गया। मेरे रिश्तेदार ने मुझसे कहा कि देखो तुम बीकॉम भी कर लिए हो, एमकॉम भी कर लिए हो, डिग्री तो बहुत हो गया, पढ़ाई भी हो गई, तो चलो नौकरी लगवाते हैं। एक मेरे रिश्तेदार हैं, तुम्हारे ही फूफा हैं, कभी मेरी से मुलाकात नहीं थी। वो जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के वीसी भी हैं, और 10 देश ने उनको अवार्ड दिया है। वो अगर चाह लेंगे तो पल भर में नौकरी हो जाएगी, पल भर में नौकरी हो जाएगी। मैं दिल्ली गया, और दिल्ली गया, उनके पास सीवी रखा, उन्होंने देखा कि हाँ, तो मैं उनसे नौकरी तो दूर की बात, मैं उनसे पहली मर्तबा मिला, और इतना बड़ा उन्होंने ये कहा था कि थोड़ा सा मिस हो गया, वरना मैं उत्तराखंड का भी गवर्नर होता। उनको दुनिया के 8 देशों ने अवार्ड दिया है। जर्मनी ने उनको ऑर्डर ऑफ मेरिट दिया है, अमेरिका का जो टॉप मोस्ट अवार्ड है वो दिया है। हमने उनसे पूछा कि आपके पढ़ाई में कभी गरीबी रुकावट बनी? कहा कि हाँ, गरीबी तो बहुत सामने देखा हमने। क्या आपने अपनी जिंदगी में झेला? कहा बेटा, साग में शोरवा लगता था, साग में शोरवा लगता था, और चावल हम खाया करते थे, और उस तरीके से आज हम बने।
लोग बताते थे, मेरे रिलेटिव बोलते हैं कि उनके ऑफिस में, अभी आप नेट पे मार लीजिए, डायरेक्टर ऑफ साइंटिस्ट ऑफ इंडिया डॉक्टर सैयद एहतेशाम इस्माइल बोलते थे कि एपीजे अब्दुल कलाम भी उनके ऑफिस में जूता उतार कर आते थे। वो बड़ी हस्ती ने कहा कि दो चीज होती है कामयाबी का, एक आपका टारगेट तय हो और मां बाप के दर्द को फील किया हो तो बच्चा कामयाबी तक पहुंचेगा। मां बाप के संघर्ष को जो फील करता है कि मेरा बाप हम हमारे पीछे कितनी मेहनत कर रहा है, कितनी मुशक्कत कर रहा है, मेरी परवरिश कर रहा है, उसके बाद बच्चा मेहनत करता है और मेहनत करने के बाद वो अल्लाह पे भरोसा करके आगे बढ़ता है, उसको कामयाबी मिल जाती है। अब उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद का वीसी रहे, उसके बाद फिर जामिया हमदर्द के, उसके बाद अभी झारखंड स्टेट के भी वो एडवाइजर, 10 स्टेट ऑफ इंडिया के ऑलरेडी वो डायरेक्टर है, एडवाइस देते हैं चीफ मिनिस्टर को। तो हमने उनसे ये चीज सीखा, एक सिंपलिसिटी, इतनी बड़ी हस्ती होने के बाद रहने का अंदाज बड़ा मिला, अंदाज रहने का बड़ा मिला। तो वो सब चीजें आदमी देखकर सीखता है। उन्होंने कहा कि देखो, मेहनत करो, वाइज वी लेबर सो शैल विल बी रिवॉर्डेड, अवर रिवॉर्ड विल डिपेंड ऑन अवर एफर्ट। आपकी मेहनत बताएगी कि आप कहां तक जाएंगे, आप जितना घिसोगे उतना आगे। हम आपके क्षेत्र के बच्चों को आज लगातार 8 साल से हम गिरिडीह के बच्चों को आजादी बाग पढ़ा रहे हैं, 8 साल, और बेहतरीन रिजल्ट हमने दिया साइंस में, आर्ट्स में, कॉमर्स में। इंटर जिसका अच्छा रहता है, शिक्षक लोग बैठे हैं, अनुभवी लोग, जिसका 9, 10, 11, 12 अच्छा होता है, वो आगे चल करके कोई भी एग्जाम क्वालिफाई कर सकता है, जो उस पर पकड़ रहा। हमने यही मोटिव बनाया अपना कि जो भी गरीब बच्चे जो गांव के क्षेत्रों से हजारीबाग आते हैं मकसद लेकर के, उनको इंटर पढ़ाया नहीं जाए, पिलाया जाए, ताकि वो उनके गार्जियन को फक्र हो और उनका बच्चा एक ना एक दिन जाकर के वो कामयाब हो। इस क्षेत्र में हम बहुत दिन से घूम रहे हैं, अब बहुत दिन से आगे जाना है। कुछ वीकनेस भी है और कुछ अच्छी चीज। वीकनेस ये है कि आप पढ़ाई की तरफ उतना तवज्जो नहीं देते जो अदरवाइज। कुछ लोग 1-2% पढ़ के निकल गए, बहुत अच्छी बात है। 10 बच्चा 10th किया, इंटर किया, इंटर के बाद हम सब बच्चों से कांटेक्ट में रहते हैं, पूछता पता चला भाई तो काम कर रहे दिल्ली में, तो फिर इंटर का क्या फायदा। आप ग्रेजुएशन कराते, आप उसको और आगे बढ़ाते। जब पढ़ाई उस वक्त काम आता है जब वो उस इख्तिदार तक पहुंचे। इंटर करके जो उसको पोस्ट मिलेगा वैसा जगह नहीं मिल पाएगा उसको। जब वो मेहनत करेगा और आगे उसको मोटिवेट कीजिए कि गवर्नमेंट सेक्टर में घुसो, जेपीएससी, यूपीएससी, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, ये सब की तैयारी करो और गवर्नमेंट में घुसो। या कुछ बड़ा बच्चा पढ़ेगा तब अभी इंटर करवाया, फिर गार्जियन न जाने क्या बोल देते हैं इधर, ये बच्चा लगभग निकल जाता है। जब वो आईएससी इतने अच्छे से बात, उसका यूटिलाइज तो वो नहीं कर पाया ना, यूटिलाइज नहीं कर पाया। दूसरी नसीहत मेरी ये है कि अपने बच्चों को मोबाइल के यूज पे प्रतिबंध हम लगाते हैं, इसलिए बोलता है। इसलिए कि मोबाइल, बात सही है कि इंटरनेट द फास्टर मोड ऑफ कम्युनिकेशन, इट हेल्प्स इन मेनी वेज। ये बहुत मदद करता है हमको हर चीज देखने में, समझने में, ऐसी बात नहीं है। बच्चे तो अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, ज्यादातर लोग मोबाइल के अंदर बर्बाद कर रहे हैं। हमने प्रिंसिपल महोदय से कहा था, 2019 की बात है, हमने पूछा कि सर बताइए तो कौन बच्चा इस बार टॉप करेगा मेरे कॉलेज में, आप लोग तो पढ़ा रहे हैं, आप फिजिक्स का क्लास लेते हैं, आप कुछ लोग केमिस्ट्री लेते हैं, मैथ लेते हैं, सब बताइए कौन बच्चा टॉप करेगा। तो प्रिंसिपल साहब ने हमसे कहा कि ये शबाना परवीन टॉप करेंगे। बोला कितना परसेंट, कितना मार्क्स लाएगी आपको लगता है? बोली 90%। हमने उसके हाथ में मोबाइल देखा, एंड्रॉइड। हम बोला ये 90% नहीं करेगी। ये लड़की का नाम क्या है सर? का इसका नाम मोनिका कुमारी है, इसके पास मोबाइल नहीं है, टॉप ये करेगी। अगर 10 नंबर 15 नंबर ये अभी कम ला रही है, 6 महीना के अंदर ही लड़की पीछे होगी और लड़की आ गई। यकीन जानिए कोई लड़की टॉप की, मोनिका कुमारी यादव वही टॉप की फिर, और मैथ में 100 में 100, 100 में 100।
मोबाइल आज के टाइम का सबसे बड़ा इंसान को ट्रैक कराने की चीज है। अगर बच्चे को पढ़ाना है तो उसमें डेडिकेशन का फैसिलिटीज मत, फैसिलिटीज आप जितना दें, ले बेटा बाइक, ले बेटी स्कूटी, ले बेटा ये, जिस दिन उसको लगा कि पूरा फैसिलिटी है, आप क्या पढ़ने की जरूरत है, एक्सपीरियंस बता। सन 2018 की बात है, मेरे पास एक आए, बोले कि फॉर्च्यूनर गाड़ी से उतरे, फॉर्च्यूनर तो कोई सीन जी टिकाऊ का लगा, बोले सर मेरे को अपने बच्चे को ट्यूशन कराना है, हमको कोई नंबर दिया कि इनसे पढ़वाइए, तो हम चाहते हैं कि बच्चा आपके पास ट्यूशन करे, कितना पैसा लगेगा? हम बोला छोड़िए वो सब बात बताइए कि बच्चा पढ़ने वाला तो नहीं लगता। बोले यही तो बात है, ये पढ़ने वाला नहीं, ये पढ़ने वाला नहीं है, इसको पढ़ाना है, क्या करें हम? बोला ठीक है दीजिए। बच्चा आया, दूसरे दिन आता है मेरे पास आया, 1 घंटा अलग से टाइम दे रहे थे। एक दिन देखा फॉर्च्यूनर से आया, दूसरे दिन आया देखने देखा स्कॉर्पियो से आया, तीसरे दिन देखा तीसरे गाड़ी से आ रहा है। बुलाया गार्जियन को, बोला क्या गाड़ी है आपके पास? 8-9 गाड़ी है मेरे पास, पैसा का कोई कमी नहीं है। तो हम बोला कि आप 2 चीज बताइए, आप करते क्या? कहा मेरा 2-3 को पेट्रोल पंप है। हमने पैसा तो आपके पास बहुत है, आप 2 चीज पूछिए, बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं या बिजनेस को आगे? बल्कि सर बच्चा पढ़ेगा तब मेरा बिजनेस आगे रहेगा, वरना अगर ये बच्चा यही इकलौता है, अगर ये नहीं पढ़ा तो मेरा सब बिजनेस टूट जाएगा। हम बोला सिंह जी आप पहला एक काम कीजिए, अगर मेरा बात अगर आप मान गए तो आप बहुत कहा क्या सर? कहा कि आप सब गाड़ी बेच दीजिए, एक तो रखिए। और उन्होंने मेरे कहने पर अपनी 3 गाड़ी बेच दिया। बोला कि एक गाड़ी से आए, और बच्चा को बोलिए कि एक गाड़ी से आए उसी से आएगा, और फिर वो गाड़ी पे आप रख लीजिए, बोले स्कूटी से आएगा, उसको संघर्ष करवाइए, उसको पता ही नहीं पैसा कहां से आता है। हाँ? और ऐसे करने के बाद उस लड़का का हम बताए, फिर मोटिवेट हुआ बच्चा, फिर बोले कि बोले सब डूब रहा है बिजनेस। बात हम सिखा दिए सिंह जी को, बोल दीजिए कि मेरा बिजनेस सब डूब रहा है बेटा, तुम ही अकेला है, देखो गाड़ी बेच दिए 3 तो, बोलो तो पेट्रोल पंप भी बेच देते। तब जाकर के वो बच्चा 91% से कॉमर्स का फर्स्ट डिवीजन पास किया, अभी चार्टर्ड अकाउंटेंट की तैयारी दिल्ली से कर रहा है। तो अगर आप फैसिलिटी देंगे बच्चा पीछे पड़ेगा, और एजुकेशन अगर नहीं है तो कुछ भी। एजुकेशन दीजिए, और कुरान की आयत फिर याद रखिए, कुरान में अल्लाह ने फरमाया क्या जानने वाले और ना जानने वाले एक हो सकते हैं? हरगिज़ नहीं। कुरान कहता है हरगिज़ नहीं। जमीन और आसमान का फर्क अल्लाह बता रहा है कि जमीन और आसमान में जो डिस्टेंस है वो एजुकेटेड और नॉन एजुकेटेड। और हम फिर भी छोड़ रहे हैं भैया, एजुकेशन पर ध्यान ही नहीं देते। अगर एजुकेशन आपने दिया, सही तालीम आपने दिया, डिसिप्लिन दिया, तरीका दिया, तो देखिए आपका क्या, आपका इलाका, आपका पूरा इलाका भी डेवलप करेगा, आप भी डेवलप कीजिएगा, ठीक है, आपका नाम रोशन होगा, आपके नाम से पंचायत उठेगा, पंचायत से भी इलाका उठेगा, तब देश का कंट्रीब्यूशन होगा, तब जाके देश बढ़ता है। बाकी जो एक स्कूल जो सैमा इंटरनेशनल स्कूल यहाँ पे खोला गया है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को, अपने बेटों को स्कूल भेजिए, एजुकेशन दीजिए, अच्छा तालीम दीजिए, आगे बढ़ाइए, अच्छी सोच, बड़ा सोचवाइए, बच्चे को हमेशा बड़ा सोचवाइए, इतना बड़ा सोचवाइए कि उसको लगे कि आज ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन होगा। तो फिर आपको भरोसा कैसा, आपका ईमान कैसा? भरोसा आप कीजिए, मेहनत कीजिए, भरोसा अल्लाह पे कीजिए। नहीं होगा, नहीं होने तो कुछ ऐसा थोड़ी होता है, सब कुछ होगा, एवरीथिंग इज पॉसिबल। और गरीबी तो कोई वजह ही नहीं है। हम तो अपने कॉलेज में, मेरे कॉलेज का 2 साल का साइंस का फीस है 20,000 रुपए, ट्यूशन अलाउ नहीं किए, कोई बच्चा ट्यूशन नहीं करेगा। कॉलेज में कोर्स कंप्लीट होगा और हर महीने टेस्ट होगा, और टेस्ट पे जो रिकॉर्ड आएगा गार्जियन को भेजा जाता है। देखते हैं तो बच्चा कमजोर है, उसका फिर से टेस्ट होता है, फिर से इसको चैप्टर पढ़ाया जाता है, और उसको इतना कमांड भी ऐसा भी बोलता है सर हमसे भी आज IIT निकल जाएगा। और निकाला, मेरे कॉलेज का बहुत सा बच्चा नीट भी निकाला है, IIT भी निकाला है, NIT भी निकाला है। तो एकदम कमजोर था, एक बच्चा ताज हसन नाम था, 3rd डिवीजन करके आया, लीजिएगा मेरे को सर 3rd साइंस में एडमिशन लेंगे, आ जाओ 3rd डिवीजन आ जाओ, 64% से IEC पास किया, आज बेहतरीन जगह से इंजीनियरिंग कर रहा है।
तो गरीबी तो कोई मैटर ही नहीं है। अब जो बच्चा पैसा नहीं दे सकता है तो धीरे धीरे तो नहीं दे सकते, माफ। एजुकेशन पे काम करना होगा। जब आप दिल में ठानिएगा कि हाँ हमको करना है, तरक्की करना है समाज का, तो हो जाएगा। आप तो पहले सोचिए, तब अल्लाह मदद करे। पहले समाज के लोग आगे बढ़े, तब नेतृत्व करता भी सामने आता है। आपके पंचायत का मुखिया, हमारे बगल में मुखिया अतिथि बैठे हैं, तो मुखिया का भी जो उद्देश्य था ना, आप ये इतिहास मुखिया का, पंचायती राज व्यवस्था जो है, ये सन 750 ईस्वी में चोल राजाओं के एक राजा थे जिनका नाम था राज प्रथम। आते पॉइंट, राज प्रथम ने भारत की धरती को जीतने के साथ साथ श्रीलंका पर भी आक्रमण कर दिया। अब श्रीलंका को भी जीत लिया। अब श्रीलंका जब जीत लिया तो राजेंद्र प्रथम उसका बेटा था। राजेंद्र प्रथम जो देखा पूरा कब्जा कर लिया, पूरा बांग्ला, ये पूरा श्रीलंका, पूरा हिंदुस्तान। तो जब क्षेत्र बड़ा होता है तो सत्ता का भी केंद्रीकरण जरूरी हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर ऑफ गवर्नमेंट। जब वो जरूरी होता है तो राजेंद्र प्रथम ने ये स्टार्ट किया उस टाइम पंचायती राज व्यवस्था, कि अब मेरी हुकूमत का फायदा जनता के घर घर गांव गांव कैसे पहुंचे। 750। उसके बाद फिर ब्रिटिश का टाइम आया, तो ब्रिटिश के टाइम में गवर्नर लॉर्ड मेयो ने इसको भेजा कि नहीं, पंचायती राज व्यवस्था रहेगी। गांव के लोग कैसे सरकार से जुड़ पाएंगे, सरकार की योजनाएं गांव तक कैसे पहुंचेगी, सरकार का फायदा, सरकार की सूचना, जागरूकता, जो भी चीज उसको देना है जनता को, कैसे जाए। तो लॉर्ड मेयो ने रखा। जब भारत आजाद हो गया तो 2 अक्टूबर सन 1959 को पहली पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान के नागौर में लागू की गई। उसके बाद कर्नाटक में लागू की गई। उसके बाद धीरे धीरे परिस्थिति बदलने लगी तो देश में संविधान बना। 2 साल 11 महीना 18 दिन के बाद भारत का संविधान तैयार हुआ। अब तैयार होने के बाद दोबारा देश में जब लागू हो गया, पंचायती राज व्यवस्था नहीं था। महात्मा गांधी कह रहे थे कि होगा, भीमराव अम्बेडकर बोल रहे नहीं हो। तो भीमराव अम्बेडकर ने की बात को देखते महात्मा गांधी को देखे, महात्मा गांधी बहुत इंटरेस्टेड है, भैया रखना होगा। तो भारतीय संविधान के राज के नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 40 में इसका वर्णन किया गया और पंचायती राज व्यवस्था को रखा गया। और उसके बाद भी फिर सरकार हिलती रही कि रखें, हर जगह लागू करें या ना करें। हम बताएंगे पॉइंट, हम क्यों इतना बता रहे हैं तब समझ। तब जाकर के 1977 में बलवंत राय मेहता समिति बनी लोकसभा में, और लोकसभा में यह पारित किया गया कि क्या पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय होना चाहिए कि 2 स्तरीय होना चाहिए। बलवंत राय मेहता समिति ने संसद में अपना रिपोर्ट पेश किया और कहा कि त्रिस्तरीय होना चाहिए, मुखिया, पंचायत समिति और जिला परिषद। फिर सर हिंदुस्तान की गवर्नमेंट डगमगाने लगी, फिर उस पर ध्यान हट गया। 1977 के बाद 87 में फिर अशोक मेहता समिति बनी। अशोक मेहता समिति का 2 स्तरीय होना चाहिए। आखिरकार में मेधिनी समिति ने सन 1987 में यह रिपोर्ट दिया कि त्रिस्तरीय होना चाहिए, क्योंकि जब डिस्ट्रिक्ट से स्टेट से डिस्ट्रिक्ट से विधानसभा से प्रखंड, प्रखंड से पंचायत में सोर्स ऑफ गवर्नमेंट का जो इनकम है वो वहां तक पहुंचा और गवर्नमेंट से चलाए। तब जाकर के 1993 में भारतीय संविधान के भाग 9 अनुच्छेद 243 में पंचायती राज व्यवस्था को रखा गया। अब यहां पे जो है मुखिया का यह उद्देश्य होता है कि क्षेत्र में सरकार की योजनाओं से संबंधित जागरूकता लाए और उनको लाभ पहुंचाए। और आप अगर एजुकेशन पे खाली ध्यान दे दिया, मैं समझता हूं कि क्षेत्र का विकास होगा। सरकार ने तो बहुत मकसद से बनाया है, लेकिन इस पे सिर्फ आप एजुकेशन पे अगर आपने एफर्ट लगा दिया, मेहनत कर दिया कि बच्चों पढ़ो और स्कूल को टेक केयर में लिया कि पढ़ाई कैसी हो रही है, अच्छी हो रही है, उसको मनोबल बढ़ाया और हमेशा आप अटेन करते रहे, यही सबसे बड़ा योगदान आपका हो सकता है। मैं ये बातों के साथ अपनी बात को खत्म करता हूँ, ज्यादा लंबा समय और लोग भी हैं। थैंक यू।